बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो हमारे लाइफ साइंस प्लस बायोलॉजी प्लस होम साइंस में जहाँ साइंस अटैच होती है, यानी ऐसे क्वेश्चन है जो आपको साइंस यानी होम साइंस में मिलेंगे, साइंस के अंतर्गत होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बस याद रखना है कि पेपर में वो क्वेश्चन गलत करके नहीं आने जो सबके सही जा रहे हैं। अगर आप वो क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो जो सबके सही जा रहे हैं तो अमूमन आप रेस से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि गलत क्वेश्चन तो देखो सबका गलत जाएगा। जो टफ है यानी जिसे आप कर नहीं पा रहे हो तो उसे 99% लोग नहीं कर पा रहे होंगे, बट जिसे 99% लोग कर लेते हैं और आप उसको नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, आप उस रेस से बहुत पीछे हो, यानी आप उस रेस से अपने आप पीछे हो गए। तो आपको करना क्या है कि रिवीजन करना है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर सकोगे इतना ज़्यादा आप इजी क्वेश्चनों को गलत नहीं कर सकोगे और तथा टफ क्वेश्चन को भी गलत करने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि आपको हारने वाला यानी आपको हराने वाला दुनिया में कोई है तो याद रखिएगा आप खुद हैं, क्योंकि आपको लोग ताने मारते रहेंगे, आप उनका जवाब तालियों से देते रहेंगे। ये अपना क्या रखें आप रखें कि हाँ हमें उन्हें जवाब किस तरह से देना, तालियों से देना है, यानी इस बार तो तालियां बजवा ही देनी है। तू हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो चलिए सिंह बनो सिंहासन की चिंता ना करो, क्योंकि आप जहाँ होंगे सिंहासन वहाँ होगा। तो चलिए यहाँ पे पहला टेस्ट कह रहा है ईजीई का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार रिपीटेड हो चुका है ये क्वेश्चन। तो ईजीई की अगर बात की जाए तो ये किसकी गतिविधि दर्ज करता है, तो ये मस्तिष्क के लिए होने वाला टेस्ट है, यानी पूरा आपका जो ब्रेन होता है वो इसके अंदर जाता है, वो फिर रिपोर्ट करके देता है कि क्या आपके ब्रेन में प्रॉब्लम है या नहीं है। चलिए मानव त्वचा का रंग बनता है, तो इंसान का जो रंग है जैसे किसी का वाइट है किसी का ब्राउन है, तो इसको बनाने वाला कौन है, तो याद रखेंगे कि इसको कौन बनाता है, तो हीमोग्लोबिन इसके लिए उत्तरदायी कारण है। जो हीमोग्लोबिन है वो इसके लिए क्या है, उत्तरदायी कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब माता पिता में से किसी एक का रुधिर वर्ग AB और दूसरे का O हो तो उनके बच्चे का यहाँ पे संभावित रुधिर वर्ग होगा। यानी अगर यहाँ पे बात की जाए माता पिता में से किसी एक का रुधिर वर्ग क्या है, AB है, A और B है, यानी AB है याद रखिएगा जॉइंट है, और एक का O है, तो बच्चों का क्या हो सकता है, A या V हो सकता है। याद रखिएगा O नहीं होगा, A या V हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि उनका क्या हो जाएगा, A या V हो जाएगा, O नहीं होगा। ठीक है, O का मतलब होता है कि ये कैसा है, सर्वग्राही, यानी सभी को दे सकता है। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं, तो ये श्वेत ग्रंथियां किससे संबंधित हैं आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बात करेंगे किससे संबंधित है, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ताप नियमन से संबंधित है। मानव हृदय में बच्चों की संख्या होती है, तो जो मनुष्य का हृदय है और जिसमें बच्चों की संख्या अगर पूछी जाए तो मानव हृदय में बच्चों की संख्या होती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अगर उसकी बात की जाए तो वो हो जाएगी 4। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अगर उसकी बात की जाए तो सर्वग्राही तो वो हो जाएगा AB का होता है। ठीक है, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है, तो AB वर्ग का होता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब, जैसे जब कोई वृद्ध हो गया और उसका जो रक्तदाब है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, यानी जब कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसके रक्तदाब, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा अगर उसकी बात की जाएगी तो याद रखिएगा घट जाता है। जो रुधिर दाब है यानी सामान्यतः रक्तदाब जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत पूछा जाता है, ये घट जाता है, बढ़ता नहीं है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन्स में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फोरस का विनियम करता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसकी अगर बात की जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा यहाँ पे परावटु हार्मोन्स। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। याद रखिएगा रक्त कैल्शियम तथा फास्फोरस। मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित कराता है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा पार्ट है, यहाँ पे शुक्राणु क्या कर रहा है, डिंब को निषेचित कर रहा है।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अगर उसकी बात की जाएगी तो यहाँ पे राइट आंसर को देखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी हो जाएगा। यानी याद रखेंगे यहाँ पे डिम्ब वाहिनी नली हो जाएगा। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, तो जो पाचक एंजाइम्स नहीं है तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अगर उसकी बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे गैस्ट्रिन हो जाएगा। ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन ये सभी एंजाइम है, जबकि गैस्ट्रिन कोई एंजाइम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे गैस्ट्रिन हो जाएगा। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा यानी पीलिया यहाँ पे होता है तो किसके संक्रमण के कारण होता है, तो याद रखिएगा जब पीलिया होता है तो यकृत यानी लीवर में संक्रमण हो जाता है। जो लीवर है उसमें क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, इसी वजह से लीवर वर्क ना करने से शरीर पीला पड़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है, तो यहाँ पर संक्रामक रोग पूछा जा रहा है। तो जो भी रोग दिए गए हैं उनमें से संक्रमण से कौन सा रोग फैलता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसकी बात करें तो डिप्थीरिया क्या है, ये संक्रमण से फैलता है। ठीक है, जो डिप्थीरिया रोग है वो किससे फैलता है, संक्रमण से फैलता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का कारण है, तो यानी हमने ये चेचक वाला जब पार्ट कंप्लीट किया था तो ये देखा था कि किसके कारण चेचक होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर था वो था वेरोला वायरस के कारण क्या हो जाता है, चेचक हो जाता है या स्मॉल पॉक्स हो जाता है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है, तो आपने देखा होगा भैंस का दूध क्या होता है, वाइट होता है, बट गाय का दूध क्या है, थोड़ा पीला होता है। तो किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा अगर उसकी बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, कैरोटीन की वजह से गाय का दूध पीला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राय पशु के माध्यम से फैलता है, यानी एक पशु से दूसरे पशु की तरफ रोग फैल रहा है तो वो कौन सा माध्यम है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि वो कौन सा माध्यम होगा जिसकी वजह से एक पशु से दूसरे में फैल रहा है, तो वो होता है प्लेग। आपने देखा होगा जब प्लेग हुआ था तो क्या कहा गया था, चूहों के द्वारा प्लेग फैलाया गया था। ठीक है, तो ये कैसे फैल रहा है, ये कैसे फैल रहा है, इसका फैलाने का माध्यम क्या है, वायु। यहाँ पे याद रखेंगे कि वायु के माध्यम से फैलता है। ठीक है, ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो प्राय वायु के माध्यम से फैलता है, तो प्लेग है। जब प्लेग फैला था तो क्या था, ये एक महामारी के तौर पर था, जैसे कोविड है अभी प्रेजेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य को यहाँ पे है एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो जो खाद्य की विषाक्तता है एफ्लाटॉक्सिन उसके कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो याद रखेंगे यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है। जब लीवर प्रभावित होता है तो ये लीवर क्या करता है, लीवर के जो फंक्शन अगर रुक जाते हैं तो आपको पीलिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या कहें जॉन्डिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोबाल्ट विटामिन है। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि कोबाल्ट विटामिन कौन सी होती है, तो विटामिन B12 क्या है, कोबाल्ट विटामिन के नाम से भी जानी जाती है। इसको हमें सुमेलित करना है सूचीबद्ध, सूची सेकंड को। सूचीबद्ध क्या है, रक्त अल्पता है, गलघोंटू है, रतौंधी है, बेरी है। तो अगर बात की जाए रक्त अल्पता तो याद रखेंगे कि रक्त अल्पता किसकी कमी से होता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे किसकी कमी से है। तो रक्त अल्पता को देख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा लोह तत्व की कमी से। ठीक है, फिर उसका है गलघोंटू। अगर गलघोंटू की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आयोडीन की कमी से। और गलघोंटू के बाद किसकी बात करें तो वो हो जाएगा रतौंधी, तो यह है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए के बाद बेरी की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा विटामिन B1 की कमी से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापानी यहाँ पे है अनसेफेलाइटिस का कारण होता है, तो जापानी अनसेफेलाइटिस का कारण पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसकी अगर बात की जाए तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे विषाणु हो जाएगा। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित
यहाँ पे प्रक्रम है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर उसकी बात की जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर देखें तो ये हो जाएगा परासरण है। यहाँ पे निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यानी यहाँ पे ऐसा युग्म ढूंढना है जो क्या कर रहा है, आपस में सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे थायमिन की बात करें तो बेरी है, विटामिन डी से सूखा रोग होता है, विटामिन के से क्या हो जाता है, रक्त का धक्का नहीं बनता। यहाँ पे क्या है, बंधायन है, ये गलत है। तो यहाँ पे याद रखिए नियासिन क्या है, पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। ठीक है, नियासिन की कमी से। तो विटामिन के क्या करती है, खून का धक्का बनाने में सहायक होती है। तो यहाँ पे जो कौन सुमेलित नहीं है, तो सी सुमेलित नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ टेस्ट हैं जो होते हैं। तो अभी हमने देखा था सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट था जो अभी हमने प्रेजेंट में अभी देखा था, तो याद रखेंगे EEG। तो ये क्या है, मस्तिष्क से जुड़ा टेस्ट है। ECG की अगर देखा जाए तो ये क्या सा टेस्ट हो जाएगा, तो ECG को अगर देखते हैं हम तो ये क्या हो जाएगा ECG। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए, यानी EEG क्या है, थीटा। तो यहाँ पे 3 कहाँ है, ए का 3 इसी में है। तो यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पे वी का क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। यानी ECG हृदय से संबंधित है, EOG किससे, आंख के टेस्ट से संबंधित है, जबकि EMG किससे संबंधित है, EMG मांसपेशी से संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं। तो रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है, ल्यूकेमिया कहते हैं। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है अगर उसकी बात की जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, मस्तिष्क के आधार में। बहुत बार पूछा जाता है, मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। दाग की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है, तो फंगल होती है। यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर से सभी गोलियां निकाली जाती हैं, तो निम्नलिखित में से किसके कारण, यानी सभी गोलियां नहीं निकाली जाती हैं। पेपर में हमें ये बहुत देखना पड़ता है कि नहीं है या नहीं है, लगा है या हटा गया, क्योंकि कभी कभी नहीं हमसे नहीं रीडिंग में होता तो हमारा क्वेश्चन गलत चला जाता। नहीं निकाली जाती हैं तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसके शरीर में जहर फैल जाएगा। तो भाई जब गोलियां नहीं निकालेंगे तो हम कहते हैं ना शरीर में जहर फैल गया। आप सपोज इसको ऐसे समझिए जैसे किसी की डिलीवरी होती है किसी महिला की, तो सपोज क्या होता है कि जैसे कोई भी औजार बच्चे को निकालने के लिए उसके शरीर में डाला जाता, गलतीवश या तो वो किसी उसके बॉडी के पार्ट से दूसरी जगह टच हो जाए जहाँ वो काटना नहीं था, या फिर गलती से उसके अंदर कुछ छूट जाता है, तो भी क्या हो जाता है, कहा जाता है कि क्या हो गया, पूरे शरीर में जहर फैल गया और जहर के कारण वो 8 दिन में मर गई। बहुत केसेस सुने होंगे इस तरह के। तो इस तरह से आप इसे होम साइंस में इस तरह समझिए। तो ये क्या हो जाएगा, उसके शरीर में सीसा फैल जाएगा। जहर फैलने का मतलब है कि सीसा फैल जाएगा और वो मर जाएगा। और आपने देखा होगा कभी कभी लोहे से लग जाता है, जंग लगे लोहे से, ध्यान रखिएगा, जंग लगा या पुराने लोहे से जब आपके लग जाए तो आपको टेटनस का इंजेक्शन लगवाना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। वैसे लोहे से लगता है जैसे घर का चाकू सब्जी काटने वाला, उसे आए दिन उंगली करती रहती है, तो ये काम, इसका ये मतलब नहीं है कि आप टेटनस का इंजेक्शन आए दिन लगवाते रहेंगे, क्योंकि उस पर जंग नहीं होती है। अगर जंग है तो चाकू आप अपना बदल दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित तत्व में से कौन सा तंत्रिका तंतु में आवेग संचरण के लिए आवश्यक है, तो जो आवेग संचरण है उसके लिए आवश्यक है तो वो हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो है लोहा आवश्यक है। ठीक है, आवेग संचरण के लिए कौन आवश्यक है, तो याद रखेंगे लोहा। यहाँ पे
यहाँ पे रुकिए अभी 2 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंतु के आवेग संरक्षण के लिए आवश्यक है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सोडियम हो जाएगा, क्योंकि आवेग संचरण के लिए, तंत्रिका के लिए कौन आवश्यक होता है? तो सोडियम आवश्यक होता है। मूत्र में प्राय कौन सा विटामिन उत्सर्जित होते हैं या होता है? तो जो मूत्र है अगर उसकी बात की जाए तो उसमें विटामिन कौन सा संरक्षित होगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? विटामिन डी और के संरक्षित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण? तो जैव निम्नीकरण को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे है बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो यहाँ पे ऊन, आपने देखा होगा चमड़ा, जूट सभी है, बट चांदी की पन्नी ये इसमें मैचिंग नहीं है। तो आप मैचिंग के अकॉर्डिंग भी ऐसे क्वेश्चनों को हटा सकते हैं। तो जैव निम्नीकरण ये नहीं है। ये यदि एक पौधे को बिना पानी के अति उर्वरक दिया जाए तब पौधे में क्या हो जाएगा? यानी हमने उसे पानी नहीं दिया और अति उर्वरक दे दिया, यानी खाद हमने अधिक दे दिया, तो क्या हो जाएगा? जीव द्रव्य संकुचन के कारण मर जाएगा। तभी तो आपने देखा होगा जैसे ही खेतों में खाद ही लग जाती है या पेड़ों में हम खाद दे देते हैं तो उसके थोड़ा सा खाद मतलब ऑब्जर्व होता है, उसके बाद ही उसमें तुरंत पानी देना पड़ता है, यानी खाद लगाने के बाद पानी देना पड़ता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हमें जो कथन मिले हैं उन पर हमें विचार करना है और राइट कथन को देखना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहला कह रहा है थायराइड ग्रंथि को एड्रेनालिन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। दूसरा कह रहा है आयोडीनहीनता के परिणाम स्वरूप मनुष्य में गलगंड यानी ग्वाइटर होना है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, क्योंकि आयोडीन की कमी के कारण ही मनुष्य में ग्वाइटर हो जाता है या गलगंड हो जाता है, इस तरह से पुआ सा लटक जाता है। आयोडीन ग्रंथि को एड्रेनल बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है अगर उसकी बात की जाएगी कि खरपतवार के लिए क्या है? नष्ट होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है अगर उसे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 2,4 डी। गर्भवती महिला को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है? तो अगर हम उन्हें क्या कर रहे हैं? पर्याप्त मात्रा में हरी सब्जी लेने की सलाह दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यह फॉलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत हैं जो DNA संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। कच्चे आम यहाँ पे सुकुड़ जाते हैं, यानी सुकुड़ जाते हैं। जो कच्चा आम होता है जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है, यह परिघटना किसी से संबंधित है, यानी ऐसा होता क्यों है? ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जब हम अचार बनाते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, तो यहाँ पे ऐसा होता क्यों है? तो याद रखिएगा कि ऐसा क्यों होता है, तो वो होता है प्रतिपराशरण के कारण। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी पराशरण के कारण। निम्नलिखित में से तनाव से मानव शरीर में पाए जाने वाले pH का सही वर्धमान क्रम कौन सा है? तो यानी मानव शरीर में pH पाया जा रहा है। pH मान आप सभी जानते हैं, ठीक है ना? उसकी 7 से वैल्यू क्या हो जाती है? क्षारीय हो जाती है, उधर चली जाती है, तो वो 7 से अगर उधर बढ़ रही है 7-8 की तरफ तो याद रखिएगा वो क्या हो जाती है? क्षारीय। अगर बढ़ रही है यानी 6-5 की तरफ तो वो अम्लीय होती जाती है। तो pH से वर्धमान का कौन सा है? तो याद रखेंगे कि यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या? तो जठररस, लार और रक्त, ये सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सबसे बड़े बच्चे को जन्म देता है? तो यह होता है नीली व्हेल। ये क्या करती है? सबसे बड़े बच्चे को जन्म देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन छूट गया है। यहाँ पे है मच्छर निम्नलिखित रोगों का वाहक हो सकता है सिवाय, यानी ऐसा कौन सा है जिसके सिवाय मच्छर क्या है? उनका वाहक हो सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है पीत ज्वर। ठीक है, पीत ज्वर के सिवाय डेंगू ज्वर और यहाँ पे है फाइलेरिया, काला आजार, ये सभी का वाहक कौन हो जाता है? तो मच्छर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे नीली व्हेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु स्तनधारी है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्तनधारी है।
तो यहाँ पे प्लेटिपस क्या है, स्तनधारी है। आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक यहाँ पे पृथकों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विविध समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। तो बिखरा हुआ तेल है उसका निवारण करने के लिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास हो जाएगा, नाइट्रोसोमोनास हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। शरीर के नीचे लिखे हुए भाग में से किसी एक की मांसपेशियां धीरे धीरे संकुचित होती हैं, परंतु संकुचित अवस्था में लंबे समय तक बनी रह सकती हैं। यानी जो भी ऑप्शन दिए हैं उनमें से किसी की जो मांसपेशियां वो संकुचित होती हैं, संकुचित ही अवस्था में क्या होता है, वो काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है, यानी उसी अवस्था में वो काफ़ी लंबे समय तक रहती हैं। तो याद रखिएगा वो होती हैं आंतें। यानी हमारी जो इंटेस्टाइन है, तभी तो हम कहते हैं कि क्या